गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान की वैकेंसी आ चुकी है, गुजरात की वैकेंसी भी प्रोसेस में है और दूसरे स्टेट्स की भी वैकेंसी प्रोसेस के अंदर है। और जिस तरीके से इस बार हम देख सकते हैं कि राजस्थान ने अपने सिलेबस के अंदर कुछ एक्ट्स को बढ़ाया है, कुछ माइनर एक्ट्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। इनमें से एक है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि हम जितने भी नए माइनर एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर पाएँ। और हमारी क्लासेस जो चल रही है वो तो है ही, और इसके अंदर यूट्यूब पे भी क्लासेस के वीडियोस डाले जाएं। इसलिए आप लोग यूट्यूब पे ये सारे के सारे लेक्चर देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर माइनर एक्ट को 3 से 4 क्लासेस के अंदर कवर कराएं, जितना डिटेल में पॉसिबल हो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाएं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर करें और उसको आपका प्री और मेंस के हिसाब से बेनिफिट मिले, इस तरीके से बनाएं। तो देखिए हमारे सिलेबस में जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है राजस्थान के अंदर, और जैसे गुजरात स्टेट है, यूपी का स्टेट है, वहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेबस में चला आ रहा है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो कुछ पहले इसके अंदर बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं जो हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, हमेशा एग्जाम में आती हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 का ये एक्ट है। एक्ट नंबर है एक्ट 9 ऑफ 1932। तो देखिए एक्ट नंबर का क्या मतलब होता है आप सबको पता होगा, मैं फिर भी एक बार थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दूं। एक्ट नंबर का मतलब है कि साल 1932 में, यानी सन 1932 में पास होने वाला, पारित होने वाला ये 9वें नंबर का एक्ट था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए साल 1932 के अंदर 10 एक्ट पास हुए होंगे, 15 एक्ट पास हुए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके अलग अलग एक्ट पास हुए होंगे। तो उसके अंदर से जो 9वें नंबर पे एक्ट पास किया गया था 1932 के अंदर, वो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किया गया था। तो ऐसे हर एक्ट का जो एक्ट नंबर होता है आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि वो कौन से नंबर का एक्ट है जो उस साल के अंदर पास हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट, यानी एक्ट बन के कब तैयार हुआ था। तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 8 ऑफ अप्रैल 1932। 8 अप्रैल 1932 को ये बन के एक्ट तैयार हुआ था, इनेक्ट हुआ था। आगे चलते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट के ऊपर। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, मतलब ये कब से लागू हुआ था, इन्फोर्स कब से हुआ था, वो इसकी डेट है 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932 को बाकी सारे के सारे सेक्शन एनफोर्स हो गए थे, फोर्स में आ गए थे, लागू हो गए थे। केवल एक ऐसा सेक्शन था जो उस टाइम एनफोर्स नहीं हुआ था, वो था आपका सेक्शन नंबर 69। सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बात करता है आपका इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। ये आपका 1 अक्टूबर 1932 को नहीं, जस्ट एक साल बाद, यानी कि 1 अक्टूबर 1933 को लागू हुआ था। अदर देन दिस प्रोविजन बाकी सारा का सारा एक्ट आपका 1 अक्टूबर 1932 को पारित हो गया था, लागू हो गया था। क्लियर? आगे देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक्सटेंट क्या है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब एक चीज आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखनी है, केवल पार्टनरशिप एक्ट ही नहीं, हमारे जितने भी एक्ट हैं उसके अंदर जो चेंज आया था ये आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है। पहले यहां पे होल ऑफ इंडिया के साथ लिखा जाता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आपको पता है कि 2019 के अंदर हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जो आपका एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 था, और ये आपका एनफोर्स हुआ 31 ऑफ अक्टूबर 2019। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, और ये एनफोर्स हुआ आपका 31 ऑफ अक्टूबर 2019 से। इस एक्ट के एनफोर्स होने के बाद आपका यहां पे जो एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वो अब चेंज होके एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया हो गया, और अब सारे के सारे लॉ आपके जम्मू एंड कश्मीर में भी, जैसे बाकी स्टेट्स इंडिया के हैं वहां पे लागू होते हैं, उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होते हैं अब। क्लियर? इसके अलावा
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? टोटल 8 चैप्टर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आपके 74 सेक्शंस हैं। इसके अलावा इंडियन पार्टनरशिप में आपके 2 शेड्यूल भी होते हैं, जिसमें से एक रिपील हो चुका है, लेकिन ये शेड्यूल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बेसिकली आपको चैप्टर्स 8 हैं और सेक्शन 74 है, ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर? ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा आप कोई भी एक्ट स्टार्ट करें तो ये 3-4 चीजें जो हैं ये आप हमेशा याद करें, क्योंकि ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, या जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उनको मैं ये बता दूं कि पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, लेकिन बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो प्रोविजन आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड थे और सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड थे, उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग निकाल दिया गया और अलग एक्ट बना दिया गया आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसके भी आप लेक्चर आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे हमारे। क्लियर? यहां तक क्लियर है आप सबको? अब हम सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं कि पार्टनरशिप की बिजनेस के अंदर नीड क्या होती है। किसी के साथ पार्टनरशिप अगर आपको करनी है तो ये पार्टनरशिप की नीड कब अराइज होती है और इसकी क्या जरूरत महसूस होती है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए जो कि चाय बहुत अच्छी बनाता है। एक पर्सन है ए जो कि चाय बहुत अच्छी बनाता है। एक पर्सन है बी जो कि स्नैक्स बहुत अच्छे बनाता है। स्नैक्स मतलब अपना जो भी समोसा, कचौरी, पकोड़े वगैरह वो होते हैं, वो पर्सन बी बहुत अच्छे बनाता है, उसकी स्किल है उसके अंदर। और एक पर्सन सी है जिसकी एज सच किसी चीज में स्किल नहीं है, लेकिन ये पैसे वाला आदमी है, इसके पास कैपिटल है, इसके पास लैंड है, जगह है, प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई स्किल नहीं है इसके पास। अब पर्सन ए ने सोचा कि यार मैं चाय तो बहुत अच्छी बनाता हूं, लेकिन अब मैं उस चाय को किसी अच्छी जगह पे बेचूं या उसके साथ में कुछ और चीजें बेचूं जिससे मेरे और ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हों और मेरा रेवेन्यू जनरेशन या जो मैं पैसा कमाऊं उसके अंदर बढ़ोतरी हो। तो पर्सन ए क्या करता है, वो पर्सन ए जाता है पर्सन बी के पास। पर्सन बी से वो बोलता है क्यों ना जैसे मैं चाय बना रहा हूं तुम स्नैक्स बना रहे हो, हम दोनों मिलके काम करें, इससे स्नैक्स खाने वाले भी आएंगे, साथ में चाय पीने वाले भी आएंगे और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा कमाई बढ़ेगी उससे। लेकिन अब इन दोनों के पास कोई जगह नहीं थी, लगाने के लिए पैसा नहीं था, इनके पास इतना ही पैसा था कि उससे ये अपनी चाय बना ले या स्नैक्स बना ले, उससे ज़्यादा इनके पास पैसा नहीं था। तो इन दोनों ने मिलकर अप्रोच किया पर्सन सी को, जिसके पास लगाने के लिए पैसा था और जगह थी। इन्होंने सी को बोला कि आप हमारे चाय और स्नैक्स वाले काम के अंदर पैसा लगाओ, हमें एक जगह प्रोवाइड करो और इस तरीके से हम तीनों मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं और वहां पे हम चाय, स्नैक्स वगैरह लोगों को सर्व किया करेंगे और हम इसकी एक पार्टनरशिप करते हैं। तो तीनों लोगों ने देखा कि इस पार्टनरशिप के अंदर अगर हम मिलके एक रेस्टोरेंट खोलेंगे तो इसके अंदर तीनों लोगों का फायदा है। तो इन तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप करी और पार्टनरशिप करके ए, बी और सी ने साथ मिलके एबीसी नाम का एक रेस्टोरेंट खोल लिया। तो यहां पर ए, बी और सी तीनों आपस में पार्टनर्स हो गए। जो इन्होंने रेस्टोरेंट खोला ये इनकी पार्टनरशिप फर्म हो गई और इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। तो देखिए कुछ हम एडवांटेजेस या बेनिफिट्स देखते हैं कि इंसान पार्टनरशिप के अंदर एंटर करता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, यूटिलाइजिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ऑफ अदर पर्सन, यानी कि कुछ लोग जो पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं वो दूसरे लोगों के भी जो स्किल्स है, एक्सपीरियंस है या किसी चीज में एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठा सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें और अपना प्रॉफिट जनरेशन कर सकें। क्लियर? तो जैसा कि हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा, एक चाय बनाने वाला है, उसकी एक्सपर्टीज केवल वहीं तक सीमित है। स्नैक्स बनाने वाला समोसे पकोड़े बनाता है, उसकी एक्सपर्टीज वहीं तक सीमित है। और जो सी पर्सन है उसको तो किसी चीज में एक्सपर्टीज ही नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा है। तो इन तीनों ने मिलके एक दूसरे की एक्सपर्टीज, स्किल्स, एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया, रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया और अपना एक रेस्टोरेंट खोला जिससे ये अच्छे अमाउंट में फंड जनरेट कर सकें, अपना प्रॉफिट बना सकें और ये पैसा कमा सकें। क्लियर?
दूसरा, जनरेशन ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई इंसान अकेला चाय बनाता, चाय की थड़ी लगा के कितनी ही अच्छी चाय बना लेता, पर वो उस अमाउंट का पैसा नहीं कमा पाता। या फिर कोई एक स्नैक्स वाला है, वो अकेला अपना स्नैक्स बनाता तो वो उस अमाउंट का पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन जब ये दोनों तीनों लोग मिल गए, इन्होंने अच्छी सी जगह, अच्छा एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके एक रेस्टोरेंट खोला और वहां चाय और स्नैक्स दोनों चीज प्रोवाइड करवाने कस्टमर को, तो जो इनका प्रॉफिट पहले जनरेट करते थे ये अकेले अकेले काम करके, अब वो कई गुना बढ़ के बहुत ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है कि हर किसी का चाय पीने का मन नहीं होता, लेकिन 3-4 दोस्त होते हैं, हम सब मिलके एक जगह चले जाते हैं। उसमें से कुछ चाय के शौकीन होते हैं, वो कहते हैं हम वहां जाके चाय पी लेंगे। कुछ होते हैं कि यार हमको चाय तो पसंद नहीं है, लेकिन हम साथ में कुछ ना कुछ समोसा वगैरह खा लेंगे, चाय नहीं पियेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ना चाय से मतलब होता है ना समोसे से मतलब होता है, लेकिन उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां वह दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मार सके, बातचीत कर सके। तो केवल वो उस बैठने की अच्छी जगह के लिए, एनवायरनमेंट के लिए वहां चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर केवल चाय पीने वाला आदमी होता तो वहां नहीं जाता, केवल स्नैक्स वाला होता तो नहीं जाता, लेकिन इस तरीके से अलग अलग पर्पस के लोग तीनों तरह अट्रैक्ट होकर उस जगह पे चले जाते हैं। क्लियर? इस तरीके से पार्टनरशिप करने के बेनिफिट्स होते हैं। आगे देखिए, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ अदर पर्सन। जैसा कि हमने इसमें देखा, पर्सन सी था, उसके पास कोई एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस या स्किल नहीं थी, लेकिन उसके पास पैसा था लगाने के लिए, जगह थी प्रोवाइड करने के लिए, और स्किल और एक्सपर्टीज ए और बी के पास थी। तो इन दोनों ने सी के साथ पार्टनरशिप करके उसके जो रिसोर्सेज थे उसको यूटिलाइज किया, जो ए और बी के पास उतना पैसा और कैपिटल नहीं था। फायदा सी का भी हुआ, क्योंकि एट लास्ट उसका वो पैसा, वो जगह फालतू पड़ी रहती, लेकिन अब वहां पे कस्टमर्स आएंगे तो जो पैसा उसका मान लीजिए 1 लाख था, अब वो और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होके 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक जा सकता है। क्लियर? शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए, जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप के अंदर जाते हैं, तो सारे पार्टनर्स अपनी अपनी अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेते हैं। तो पहले अगर एक आदमी खुद ही कच्चा माल या रॉ मटेरियल बाहर से जाके लेके आता था, खुद ही उसको बनाता था, खुद ही अपनी बाकी सारी चीजें, कस्टमर को भी डील कर रहा है, पैसा भी कलेक्ट कर रहा है, अपना गल्ला भी संभाल रहा है पूरा, वो अकेला आदमी अकेला काम करता था। लेकिन अब यहां पे अगर पार्टनरशिप फर्म बना के आप कई सारे पार्टनर्स बन जाते हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर सकते हैं। जैसे एक पार्टनर का काम रहेगा बाजार से सारा सामान लेके आने का, दूसरे पार्टनर का काम रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखने का, तीसरे का काम रहेगा कि कस्टमर्स को कैसे डील करना है, उनको कैसे बिठाना है, पूरा हैंडल करना है, और चौथे का काम रहेगा केवल वो काउंटर पे बैठ के अपना जो टोकन काट के देना होता है, पर्ची काट के देनी होती है, वो देगा, कैश रिसीव करेगा और अपने पूरे कैश का ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से अगर आप पार्टनरशिप फर्म में आते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अकेला पर्सन अगर कोई काम करता है तो उसके पास पैसा भी कम होता है, तो वो इतनी ज्यादा रिस्क नहीं ले पाता। लेकिन जब 2-3 लोग मिलते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज, स्किल या अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं पैसे का, तो उस तरीके से आप रिस्क ज्यादा बड़ी ले सकते हैं। तो हमने देखा होगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, अगर उनको बहुत बड़ा कोई वेंचर या बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो वो कभी अकेले उसमें पैसा नहीं लगाते, वो हमेशा अलग अलग लोगों के साथ मिलके और इकट्ठा पैसा लगाते हैं, जिससे कि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और बढ़ जाए, वो और अच्छे से पैसा लगा के अपना ह्यूज जनरेशन ऑफ प्रॉफिट कर पाए। क्लियर? तो ये कुछ थे एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन की तरफ। तो देखिए, पहले मैं ये चीज आपसे डिस्कस कर लूं, जो हमने अभी एग्जांपल लिया एबीसी रेस्टोरेंट्स का, इसके अंदर ए, बी और सी इंडिविजुअल में आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स कहलाए जाएंगे। जो ए, बी और सी है वो इंडिविजुअली आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स कहलाए जाएंगे, और जब यही कलेक्टिवली एबीसी फर्म की तरह होंगे तो ये पार्टनरशिप फर्म कहलाई जाएगी। क्लियर? इंडिविजुअली कहलाए जाएंगे एक दूसरे के पार्टनर्स, और कलेक्टिवली कहलाई जाएगी एक पार्टनरशिप फर्म। जो बिजनेस ये अंडरटेक कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा था, एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो जिस नाम से ये रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, जिस नाम से ये फर्म चलाई जा रही है, वो नाम कहलाता है फर्म नेम। क्लियर?
वो नाम कहलाता है फर्म नेम। और जो ए बी और सी मतलब तीनों पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है आपस में, वो रिलेशनशिप आपकी कहलाती है पार्टनरशिप। क्लियर? तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से और ये सारी चीजों से क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और फर्म नेम क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे, जो आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 4 के अंदर दे रखी है, आपके बेयर प्रोविजन में दे रखी है। वो डेफिनेशन क्या बात करती है हम एक बार वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप लोग अपना बेयर एक्ट निकालिए, सेक्शन नंबर 4 विच टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में, लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। जो ये लोग हैं जिनके बीच में एक रिलेशनशिप है पार्टनरशिप नाम की, इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है आपस में। दे हैव अग्रीड मतलब इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है आपस में। और किस चीज का अग्रीमेंट है? कि उनके बिजनेस में, जो वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, जो भी प्रॉफिट क्रिएट होगा, उसकी वो शेयरिंग करेंगे, प्रॉफिट की शेयरिंग करेंगे। और जो बिजनेस है दैट इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो बिजनेस सबके द्वारा चलाया जा सकता है एक साथ, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पार्टनर जो सबके बिहाफ पे एक्ट करके उस बिजनेस को चला रहा है। क्लियर? ये आपके पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। तो इसमें जो असेंशियल टर्म्स है आपको ध्यान रखनी है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, देन देयर इज एन अग्रीमेंट, देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कैरिंग ऑफ बिजनेस। और बिजनेस कौन कैरी कर सकता है? या तो ऑल, सबके सब पार्टनर्स, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पर्सन जो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। ये आपके सेक्शन नंबर 4 में दे रखा है। क्लियर? अब चलिए जो हमने ये असेंशियल्स डिस्कस किए हैं, इनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप दिस इज विजिबल। तो देखिए पार्टनरशिप के असेंशियल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, वहां पे पर्सन नहीं लिखा है, वहां पर्संस लिखा है। तो पर्संस मींस कि दो या दो से ज्यादा इसके अंदर पर्सन होने चाहिए, लोग होने चाहिए, और उनकी एसोसिएशन होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इससे जो पहली चीज निकल के आई है वो आपको ध्यान रखनी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन से जो पहली बात निकल के आई है वो आपको ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए, पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड। और मैक्सिमम कितने पर्सन चाहिए? तो देखिए, मैक्सिमम पर्सन आपका पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं बताता, पार्टनरशिप एक्ट इसके लिए साइलेंट है। लेकिन मैक्सिमम पर्सन के बारे में आपका कंपनीज एक्ट जो 2013 का आपका है, वो बताता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 तक हो सकते हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अभी जो पर्सन्स हैं, ये पर्सन कौन से होने चाहिए? तो देखिए, आपको पता होगा, एक होता है नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग हैं, है ना। और दूसरा होता है आपका लीगल पर्सन। लीगल पर्सन मतलब ये नेचुरल पर्सन नहीं होते, ह्यूमन बींग्स नहीं होते, लेकिन इनकी कोई ना कोई एक लीगल आइडेंटिटी या लीगल एंटिटी लॉ की नजर में इनकी होती है। तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कौन बन सकते हैं, कौन से पर्सन्स बन सकते हैं? वो या तो नेचुरल पर्सन हो सकता है या फिर वो लीगल पर्सन भी हो सकता है। लीगल पर्सन मतलब जिसकी कोई ना कोई लीगल आइडेंटिटी या लीगल एंटिटी है, और दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। जो उनकी लीगल आइडेंटिटी है, लीगल उनकी एंटिटी एक है, वो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई है। क्लियर? अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपने कहा है कोई भी पर्सन
माइनर बन सकता है, सॉरी कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है। तो अब इसके अंदर क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें एक केस भी आता है मोहरी बीबी का। मोहरी बीबी का एक केस आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जिसके अंदर आप ये पढ़ते हो, ये हेल्ड किया है कोर्ट ने कि माइनर इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट और टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कंपिटेंट नहीं होता। तो क्योंकि हमारा पार्टनरशिप एक्ट एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है और दूसरा ये भी अग्रीमेंट की बात करता है, तो इसलिए एज पर द पार्टनरशिप एक्ट एक माइनर पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं कर सकता। तो एक माइनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन माइनर बेनिफिशियरी जरूर हो सकता है। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पे उसका शेयर हो सकता है प्रॉफिट में, लेकिन एज अ पार्टनर वो एक्ट नहीं कर सकता। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और क्वेश्चन इसके अंदर उठता है कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या एक पार्टनरशिप फर्म है वो दूसरी किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हो सकती है? कैन अ पार्टनरशिप फर्म become a partner? Can a partnership firm become a partner into some other firm? तो इसका आंसर है नो। A partnership firm cannot become a partner in any other partnership firm because एक पार्टनरशिप फर्म की इंडिविजुअल लीगल आइडेंटिटी या लीगल एंटिटी नहीं होती है। और वहीं हम अगर कंपनी की बात करें, कोई कंपनी है तो कंपनी किसी और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है, क्योंकि एज पर लॉ एक कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक कंपनी पार्टनर हो सकती है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी या आइडेंटिटी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका जो दूसरा असेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का, दैट इज अग्रीमेंट। तो आप सब लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि एक अग्रीमेंट क्या होता है। तो बेसिकली अग्रीमेंट होता है आपका प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ते हो कि ऑफर होता है, प्रपोजल होता है, फिर उस ऑफर या प्रपोजल की एक्सेप्टेंस दी जाती है। अगर ऑफर या प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो आपका प्रॉमिस बन जाता है, और उस प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन होती है तो वो आपका अग्रीमेंट बन जाता है। और अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है, एनफोर्सिबल बाय लॉ कोई अग्रीमेंट है, तो वो आपका एज पर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर? पता है आपको ये चीज? तो पार्टनरशिप का दूसरा असेंशियल अग्रीमेंट जो है, दूसरा असेंशियल एलिमेंट जो है वो है आपका अग्रीमेंट। इसका मतलब जो लोग पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहे हैं, जो लोग, जो हम पार्टनर्स कहते हैं जिनको, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर द पर्सन्स हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय देम। तो यहां पे अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट किस चीज का है? तो डेफिनेशन से आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि पार्टनरशिप के अंदर जो अग्रीमेंट होता है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का होता है।
अब ये अग्रीमेंट किस तरीके का होता है? ये अग्रीमेंट हमेशा वॉलेंट्री होना चाहिए और वैलिड इन आइज ऑफ लॉ होना चाहिए। जो अग्रीमेंट होता है वो वैलिड होना चाहिए प्लस वॉलेंट्री होना चाहिए। क्लियर? अग्रीमेंट आप सबको पता है किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो अग्रीमेंट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर अग्रीमेंट आपका इंप्लाइड भी हो सकता है। तो अग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस या अग्रीमेंट कैन बी इंप्लाइड। एक्सप्रेस अग्रीमेंट का मतलब है कि वो डायरेक्टली बोल के या लिख के किया जाए या फिर ओरली किया जाए। इंप्लाइड का मतलब होता है बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो आपका पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है वो आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है यानी ओरल या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है यानी कि बाय कंडक्ट भी हो सकता है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज आपको इंपॉर्टेंट और ध्यान रखनी है, जो आपका सेक्शन 5 बोलता है। अब आप सब लोग बेयर एक्ट में अपना सेक्शन 5 निकालिए। सेक्शन 5 आपका यह बात करता है कि पार्टनरशिप जो बनती है, वेन एवर पार्टनरशिप इज क्रिएटेड, दैट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय द वर्च्यू ऑफ अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। पार्टनरशिप जो क्रिएट होती है वो हमेशा बाय द वर्च्यू ऑफ अग्रीमेंट होती है, कभी भी वो बाय द वर्च्यू ऑफ स्टेटस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर ये मान लीजिए कोई एक शॉप है, ABN सन्स करके कोई एक शॉप है जिसके ओनर अभी है मिस्टर एक्स, जिसके ओनर अभी है मिस्टर एक्स। सडनली एक दिन मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है। डेथ होने की वजह से जो ये दुकान है ये किसके हिस्से में आ जाती है? मिस्टर एक्स के दो बेटे हैं, एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी, जिनके नाम पे इन्होंने दुकान रखी थी ABN सन्स। अब मिस्टर एक्स की डेथ होने की वजह से ये दुकान ए और बी के पास आ जाती है। क्लियर? तो क्या यहां पे ए और बी आपस में पार्टनर्स माने जाएंगे? बताइए, क्या ए और बी यहां पे पार्टनर्स माने जाएंगे? यहां पे ए और बी पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे। इसका रीजन ये है कि आपका सेक्शन 5 ये बोलता है और आपके सेक्शन 4 की डेफिनेशन में भी ये चीज लिखी हुई है कि पार्टनरशिप इज ऑलवेज फॉर्म्ड या पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेज बाय द वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप बनने के लिए हमेशा एक अग्रीमेंट की जरूरत होती है। तो यहां पे जो ये को ओनर बन गए हैं, दोनों के दोनों इस दुकान के आपस में को ओनर बन गए हैं, ये आपस में अग्रीमेंट करके नहीं बने। इन्होंने कोई अग्रीमेंट नहीं किया कि हम पार्टनरशिप करते हैं और हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज उनके फादर जो कि मालिक थे इस दुकान के, उनकी डेथ हो गई है, तो बाय दैट वर्च्यू, बाय दैट स्टेटस, उनके बेटे जो ए और बी थे उनके पास ये शॉप आ जाएगी और ये दोनों बन जाएंगे को ओनर। लेकिन जब तक ये अग्रीमेंट नहीं करते ये लोग पार्टनर्स नहीं बनेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर एकदम। अब अगर इन दोनों को पार्टनर्स बनना है आपस में, ए और बी को, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको अलग से एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा। ए और बी को साथ में अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा एंड दैट अग्रीमेंट इज फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस दैट दे आर कैरिंग। क्लियर? तो पार्टनरशिप कभी भी बाय द वर्च्यू ऑफ स्टेटस नहीं होती है, हमेशा बाय द वर्च्यू ऑफ अग्रीमेंट क्रिएट होती है। क्लियर? समझ आई चीज आपको? इसके अंदर आपका एक जजमेंट है इंपॉर्टेंट, वो आप लिख सकते हैं।
अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज, अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड्स इंडस्ट्रीज। अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज, ये आपका 1954 का जजमेंट है, 1954 का जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट अ पार्टनरशिप में अराइज फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज ऑल्सो। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट से अराइज होती है। अग्रीमेंट किस तरीके का हो सकता है, या तो वो एक्सप्रेस हो सकता है यानी ओरल और रिटर्न, और या फिर वो इंप्लाइड हो सकता है यानी कि बाय कंडक्ट। तो इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने ये क्लैरिफाई भी किया था कि पार्टनरशिप में अराइज बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ऑल्सो। और जैसा आपको पता है पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट से अराइज होती है, तो जब भी पार्टनरशिप का अग्रीमेंट राइटिंग में किया जाता है, पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप का अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में, पर्संस के बीच में जब भी इन राइटिंग होता है, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है आपका पार्टनरशिप के अग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप के अग्रीमेंट का आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट आपका कहलाता है पार्टनरशिप डीड या फिर डीड ऑफ पार्टनरशिप। ये जो आपका अग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, जिस अग्रीमेंट से आपके पार्टनरशिप क्रिएट होती है, लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, ये अगर इन राइटिंग होता है तो इस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। एक और एसेंशियल चीज है कि पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए, पार्टनर्स बनने के लिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स को अपनी तरफ से उसमें कुछ पैसा या फंड कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसा कि हमने एक चाय वाले का, एक स्नैक्स वाले का और एक सी पर्सन था जिसके पास एक कैपिटल था और उसके बाद जगह थी, उनका एग्जाम्पल लिया था। तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो चाय वाला और स्नैक्स वाला भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मॉनिटरी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ही वो पार्टनर्स माने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पार्टनर्स कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते मॉनिटरी फॉर्म, मान लीजिए एक ही पार्टनर पैसा लगा रहा है, बाकी अपनी कोई दूसरी स्किल्स लगा रहे हैं, एक्सपर्टीज लगा रहे हैं, तो भी वो बराबर के इक्वली पार्टनर्स माने जाएंगे। क्लियर? आई होप ये सारी चीजें क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले एसेंशियल्स की तरफ पार्टनरशिप के, वो है बिजनेस। जैसा कि हमने सेक्शन 4 के डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि पार्टनरशिप में जब एंटर करते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, और वो प्रॉफिट शेयरिंग किसके अंदर होनी चाहिए? बिजनेस के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी शॉप का एग्जांपल लिया था, जो ए और बी था, अगर इसके अंदर दोनों पार्टनर्स ए एंड बी आपस में पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे किस चीज का? जो वो शॉप को रन कर रहे हैं या शॉप चलाने का जो बिजनेस कर रहे हैं, और उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको आपस में बांटने का वो पार्टनरशिप करेंगे। और इसी तरह जो हमने पहले एग्जांपल लिया था रेस्टोरेंट वाला, एबीसी रेस्टोरेंट, तो उसके अंदर तीनों पार्टनर ए, बी एंड सी मिलके क्या बिजनेस चला रहे हैं? रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे हैं, और वो आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं कि इस बिजनेस को चलाने से जो भी हमको प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट को हम आपस में शेयर करेंगे। तो देखिए आपका जो सेक्शन 2B है बेयर एक्ट का, सेक्शन 2 क्लॉज बी है बेयर एक्ट के अंदर, वो आपका बताता है कि बिजनेस क्या होता है। तो देखिए ये डिफाइन नहीं करता, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये मीनिंग नहीं बता रहा है, केवल इतना बता रहा है कि बिजनेस जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो देखिए सेक्शन 2 क्लॉज बी आपका पार्टनरशिप एक्ट का, इसमें बताया गया है बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस के अंदर क्या आएगा? एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन
ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड तीसरी चीज क्या है बताओ? ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। सेक्शन 2 भी आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का बताता है कि बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज आती है। बिजनेस के अंदर एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? एक केस है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। केस का नाम है स्मिथ वर्सेस एंडरसन। स्मिथ वर्सेस एंडरसन। केस का नाम है स्मिथ वर्सेस एंडरसन। यह आपका 1880 का केस है। आपने देखा होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप है, इन सब के अंदर बहुत पुराने पुराने केसेस हैं। कई प्रिवी काउंसिल के भी केसेस हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मिथ वर्सेस एंडरसन 1880 का केस है आपका। इसके अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? कोर्ट हेल्ड दैट generally speaking business refers to any activity which if successful would result in profit। क्या हेल्ड किया था कोर्ट ने? कि बिजनेस इंक्लूड्स एक्टिविटी, बिजनेस इस टाइप की एक्टिविटी इंक्लूड करता है जो अगर सक्सेसफुल होती है तो वो प्रॉफिट में रिजल्ट करती है या प्रॉफिट जनरेट करती है। क्लियर? और इसी तरह अगर कोई सोसाइटी है जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई गई है तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट जनरेशन मेन काम नहीं होता, वो एक रिलीजियस या एक चैरिटेबल पर्पस के लिए ट्रस्ट टाइप से बनाया जाता है। वहां प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट जनरेट करने का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। क्लियर? समझ आया आपको? नेक्स्ट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके पार्टनरशिप का, वो है प्रॉफिट शेयरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर? तो देखिए, पार्टनरशिप के असेंशियल्स के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट है, लेकिन लॉस शेयरिंग नहीं है। अगर पार्टनर्स आपस में अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये जरूर होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, ये रिक्वायर्ड है कि प्रॉफिट शेयरिंग आपका अग्रीमेंट हो। लेकिन हम लॉस भी शेयर करेंगे, इस टाइप का कोई अग्रीमेंट पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे तो उसका रेशो क्या होगा? तो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो पार्टनर्स अपने आप आपस में डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप के टाइम में डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग का क्या रेशो रहेगा, तो उस रेशो से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपस में शेयर किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड नहीं किया है, इस पॉइंट पे वो लोग साइलेंट हैं, उनके पार्टनरशिप साइलेंट है, तो इस केस में ये माना जाएगा कि इक्वल प्रपोर्शन में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। क्लियर? तो जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें, जो हमने एबीसी रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लिया था, इसके अंदर ए पर्सन चाय बना रहा था, बी पर्सन स्नैक्स बना रहा था और सी पर्सन ने सारा पैसा लगाया था। तो हो सकता है इसके अंदर सी पर्सन बोले क्योंकि सारा पैसा मैं लगा रहा हूं, सारी जमीन मेरी है, तो इसलिए जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 50% प्रॉफिट मैं रखूंगा और बाकी बचा हुआ 50% है तो वो 25% तुम रखना और 25% तुम रखना। क्लियर? हो सकता है इस टाइप का ये कुछ आपस में अग्रीमेंट करें। और अगर ये लोग ऐसा कुछ अग्रीमेंट नहीं करते, आपस में डिसाइड नहीं करते पहले से, तो ये माना जाएगा कि इक्वल प्रोपोर्शन। तो इसका इक्वल कितना बनेगा? ऑलमोस्ट 33.3%। तो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर आपस में डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट। क्लियर? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक असेंशियल कंडीशन है पार्टनरशिप की। और पहले अर्लियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वॉज कंसिडर्ड एज अ कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले क्या माना जाता था कि अगर किसी पार्टनरशिप के अंदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करी जा रही है तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता था कि ये एक पार्टनरशिप है, ये इतना असेंशियल एलिमेंट माना जाता था। बट लेटर ऑन ये बोला गया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप ही हो, मतलब वो आपस में पार्टनर्स ही हो, तो ये आप कंक्लूसिव टेस्ट नहीं बना सकते। क्योंकि हम आगे कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रही है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग होने के बाद भी वो लोग आपस में पार्टनर्स हैं, ये चीज जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो आपको चीज एग्जाम्पल से बता देता हूं, जैसे कि ये 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। अब मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो ए की डेथ होने के बाद अगर इन लोगों ने आपस में ये अग्रीमेंट कर रखा था कि ए की भले ही डेथ हो जाए तो भी जो ए के हिस्से का पैसा जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, वो ए के बीवी और बच्चे को मिलता रहेगा। तो इस केस के अंदर हर बार जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो ए के बीवी और बच्चे के अंदर डिवाइड तो हो रहा है, प्रॉफिट का शेयर उनको मिल रहा है, लेकिन क्या ए की वाइफ और ए का बच्चा पार्टनर माने जाएंगे फर्म के अंदर? नहीं, वो पार्टनर नहीं माने जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट जनरेशन में उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। क्लियर? चीज समझ आ रही है? इससे 2-3 और सर्कमस्टांसेस हैं जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस है, आप वो लोग नोट करिए, ग्रेस वर्सेस स्मिथ। ग्रेस वर्सेस स्मिथ, ये आपका ग्रेस वर्सेस स्मिथ का लैंडमार्क जजमेंट है। ये 1775 का जजमेंट है आपका, ग्रेस वर्सेस स्मिथ। इसके अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? कोर्ट हेल्ड दैट एवरी मैन हु रिसीव्ड एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस हैड टू इनकर देयर इन द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, ये सेटल था कि अगर कोई भी पर्सन प्रॉफिट शेयरिंग में भागीदार है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है, उसके साथ प्रॉफिट डिवीजन हो रहा है, तो वो पार्टनर माना जाएगा। क्लियर? पार्टनर माना जाएगा। ओके। लेकिन बाद में ये कंडीशन चेंज हुई और द पोजीशन ऑफ लॉ वाज रिकंसिडर्ड एंड चेंज्ड बाय द डिसीजन कॉक्स वर्सेस हिकमैन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप एक्ट का। मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉक्स वर्सेस हिकमैन। ये आपका 1860 का जजमेंट है। तो देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया, पहले ये सेटल्ड पोजीशन थी कि अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग का भागीदार है तो वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर माना जाता था अगर उसके साथ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन लेटर ऑन ये चीज चेंज करी गई और इसको दोबारा रिकंसीडर किया गया आपके इस जजमेंट में जिसका नाम है कॉक्स वर्सेस हिकमैन। और इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, तो आप लोग नोट करिए, ये बेसिकली हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है आपका। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट नो मैन इज अ पार्टनर अनलेस he has the right to share in the profits of a business. No man is a partner unless he has the right to share in the profit of a business. But every person who received the profit is not necessarily a partner. But every person who received the profit is not necessarily a partner. The sharing of profit is just a prima facie test of partnership.
The sharing of profit is just a prima facie test of partnership. The conclusive test is that of mutual agency. The conclusive test is that of mutual agency. Every person who received the profit is not necessarily a partner. The sharing of profit is just a prima facie test of partnership. The conclusive test is that of mutual agency. तो देखिए इस केस के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको रिकंसीडर किया और इसके अंदर ये डिसाइड किया कि अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, तो ये केवल एक प्राइमा फेसाई एविडेंस है, प्राइमा फेसाई प्रूफ है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव क्या पता लगेगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है नहीं करती? अगर उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है तो। अब ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? तो दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल असेंशियल ऑफ द पार्टनरशिप, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। तो आप देखिए, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की, इसके एकदम लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है, ये बताता है आपको प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब हर पार्टनर आपस में एक दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट भी होगा, और हर पार्टनर इंडिविजुअली फर्म का एजेंट भी माना जाएगा। तो अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई भी काम करता है, फर्म के नाम से कोई काम करता है, तो वो एक एजेंट की तरह फर्म का काम ही माना जाएगा। क्लियर? समझ आई आपको? तो इस केस के अंदर क्या डिसाइड हुआ कॉक्स वर्सेस हिकमैन के अंदर, कि जो कंक्लूसिव प्रूफ है पार्टनरशिप का वो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर? ट्रू एंड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप। समझ आई ये चीज आपको? और म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा, और पूरी पार्टनरशिप फर्म का वो एजेंट भी माना जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हम जो लाइन पढ़ते हैं सेक्शन 4 के डेफिनेशन में, वो क्लियर करती ना कि पर्सन कैरी बिजनेस में भी कैरिड बाय ऑल और एनी पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल। तो या तो सबके सब एक साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर कोई एक पर्सन जो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है वो भी कैरी कर सकते हैं। और दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, मतलब एक पर्सन सबके बिहाफ पे जो काम कर रहा है। तो पार्टनरशिप का जो असली टेस्ट है, कंक्लूसिव प्रूफ है, वो आपका कॉक्स वर्सेस हिकमैन में भी ये डिक्लेयर किया गया कि वो आपका म्यूचुअल एजेंसी अगर एग्जिस्ट करती है तो ही वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। और म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि हर पार्टनर इंडिविजुअली दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होगा, एजेंट भी होगा, और पूरी फर्म का वो एजेंट माना जाएगा। और उसके द्वारा करे हुए कोई भी काम अगर कोर्स ऑफ बिजनेस में करे जाते हैं तो वो फर्म के ही काम माने जाएंगे। क्लियर? समझ आया आपको? आपका जो सेक्शन 18 है पार्टनरशिप एक्ट का, सेक्शन 18 भी ये चीज बोलता है कि जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स फर्म के एजेंट होंगे। देखिए आप सेक्शन नंबर 18 निकाल के, उसमें ये बात बोली गई है कि पार्टनर्स फर्म के एजेंट होते हैं। तो व्हेन 2 or more persons are engaged as partners in any trade, each of them has an implied authority from the other to bind all others by the contract entered into according to the usual course of business, and every partner in ordinary course of business in an agent of the other partner, and the partner has an authority to bind the whole firm according to the ordinary usage or trade। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर पार्टनर फर्म का एजेंट माना जाएगा, आपका सेक्शन 18 भी ये चीज बोलता है। तो अगर उस पार्टनर ने एज अ एजेंट ऑफ फर्म कुछ काम किया है, कुछ अग्रीमेंट किया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ ट्रेड किया है,
तो उसका वो काम किया गया जो उसने कोर्स ऑफ बिजनेस या कोर्स ऑफ ड्यूटी में किया है, वो उस फर्म का ही काम माना जाएगा और उसके उस काम से पूरी की पूरी फर्म बाउंड हो जाएगी और जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो भी बाउंड हो जाएंगे। क्लियर? ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, आपको ध्यान रखना है। और ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन वाला, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए आपका जो सेक्शन 6 है ये बात करता है मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो आप एक बार बेयर एक्ट अपना ओपन करिए, इसके अंदर देखिए सेक्शन नंबर 6, मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 6 आपका ये बोलता है कि जैसे कि आपका जजमेंट है कॉक्स वर्सेस हिकमैन, इसके अंदर हेल्ड भी हो गया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से ही डिसाइड नहीं किया जाएगा कि पार्टनरशिप है या नहीं, ये लोग आपस में पार्टनर है या नहीं। असली टेस्ट होगा वो म्यूचुअल एजेंसी का होगा। क्लियर? तो इसी तरीके की इसमें बात करी गई है। ये अपना प्रिंसिपल जो इनकॉर्पोरेट करता है सेक्शन 6 के अंदर, वो वही करता है जो कॉक्स एंड हिकमैन के अंदर डिसाइड हुआ है। एंड इट प्रोवाइड्स दैट इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, कि जो पर्सन्स का ग्रुप है, एसोसिएशन है, वो कोई फर्म है या नहीं, और वेदर अ पर्सन is a partner or not a partner in the firm, regard shall be had to the real relation between the parties after considering all relevant facts taken together. Partnership can no longer be inferred from the fact that persons share the profit of the business. The real agreement between the parties has to be seen. Clear? चीज समझ आई आपको? केवल प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, इससे डिसाइड नहीं हो जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म है या वो आपस में पार्टनर है या नहीं। जो रियल अग्रीमेंट है उसको देखा जाएगा। क्लियर? तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर ए की डेथ हो गई, एबीसी वाले एग्जांपल में ए की डेथ हो गई और ए की वाइफ और बच्चे को ए के प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से वो पार्टनर नहीं बन जाते फर्म के अंदर। क्लियर? इसी तरीके की कुछ और सर्कमस्टांसेस हैं जो आपके एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर बता रखा है सेक्शन 6 के। एक बार हम रीड करेंगे तो इससे क्या प्रिंसिपल निकल के आता है। पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है तो ये केवल एक प्राइमा फेसाई प्रूफ है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ आपका बनेगा अगर पार्टनर्स के बीच में या वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं, ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ बनेगा। कौन से केस में डिसाइड हुआ? कॉक्स वर्सेस हिकमैन के अंदर। क्लियर? दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो पर्सन जिसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करी जा रही है वो पार्टनर होगा ही होगा। हो सकता है बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो उसके साथ शेयर तो किया जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग के बाद भी वो फर्म का पार्टनर नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इसके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, हम एक बार सेक्शन 6 देखते हैं। तो देखिए आपका सेक्शन 6 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो क्या बात करता है। Sharing of profit or of gross returns arising from the property by persons holding a joint or common interest in the property does not itself make such person partner. So देखिए अभी जो मैंने बात बोली वही आपकी एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6 में बोली है कि अगर जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसकी शेयरिंग करी जा रही है, ग्रॉस प्रॉफिट की शेयरिंग करी जा रही है, तो सिर्फ इस फैक्ट से ये नहीं मान लिया जाएगा कि वो पर्सन उस फर्म के अंदर पार्टनर है। क्लियर? आगे देखिए जो सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन 2 है वो क्या बात बोलती है। इट प्रोवाइड्स दैट द रिसीट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और पेमेंट कंटिजेंट अपॉन अर्निंग्स ऑफ द प्रॉफिट और वेरिंग विद द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द बिजनेस डज नॉट इटसेल्फ मेक द पर्सन पार्टनर। वही बात बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग करी जा रही है, अर्निंग करी जा रही है, तो उससे ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन पार्टनर बन जाए। और ये एक्सप्लेनेशन आपकी 4 तरीके के इंस्टेंसेस यानी 4 तरीके की सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताता है कि ऐसा किस केस में होता है जहां पे प्रॉफिट तो लिया जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग तो करी जा रही है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लेने के बाद भी वो पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं माना जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं देखिए। पहली है रिसीट ऑफ अ शेयर और पेमेंट बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू द पर्सन एंगेज और अबाउट टू बी एंगेज इन द बिजनेस। तो देखिए
आपको पता है जब भी कुछ लोग बिजनेस शुरू करते हैं या मैक्सिमम लोग बिजनेस शुरू करते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता, कैपिटल नहीं होता लगाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो किसी से पैसा उधार लेते हैं, या तो किसी नोन पर्सन से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं, आजकल तो बैंक से लेते हैं आप लोन इजीली। तो वो पैसा उधार लिया जाता है और वो पैसा उनको ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे मिलता है कि जैसे 1 लाख लिया तो 1 लाख पे इतना % इंटरेस्ट, तो आपने लिया तो 1 लाख है लेकिन इतने समय बाद आप चुकाओगे तो 1,20,000, 1,30,000 ऐसे इंटरेस्ट के साथ आप चुकाओगे। ठीक है, तो आपकी जो पहली सर्कमस्टांसेस जो एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 6 है वो ये बात बोलती है कि अगर इस तरीके का कोई पर्सन है जिससे आपने मनी लेंड कर रखी है या आपने लोन ले रखा है और उसको आप अपना प्रॉफिट जनरेट होने के बाद उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल के एक तरीके से उस लोन की रीपेमेंट करते हो, उसको पैसा चुकाते हो, तो आप दे तो रहे हो अपने प्रॉफिट का शेयर उसको, लेकिन यहां पे क्या वो पर्सन पार्टनर माना जाएगा आपकी फर्म का? नहीं। तो यहां पे प्रॉफिट की भले शेयरिंग हो रही है लेकिन वो पर्सन आपका पार्टनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि वो पर्सन जिससे आपने पैसा लिया है वो डायरेक्टली आपसे पैसा मांगता है कि तुमने मुझसे 1 लाख रुपए लिया, इतने समय बाद मुझे इतने इंटरेस्ट के साथ चुका देना। कई बार क्या होता है कि पर्सन ऐसा भी करते हैं कि पार्टनरशिप में एंटर कर जाते हैं, पार्टनरशिप इन द सेंस नॉट दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे इसमें से इतना जो प्रॉफिट होगा जनरेट उसका इतना % मैं रखूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम ये जो काम कर रहे हो मैं पैसा तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन जब तुम अर्निंग करने लगो, तुम्हारा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो, तो इसका 10% मैं रखूंगा या 20% मैं अपने पास रखूंगा, मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, एज अ मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ देयर लोन। ठीक है, तो इस केस के अंदर वो पर्सन पार्टनर नहीं कंसीडर किया जाएगा फर्म का। नेक्स्ट देखिए, रिसीट ऑफ अ शेयर बाय अ सर्वेंट और एजेंट्स एज रेम्यूनरेशन। बेसिकली उस फर्म में काम करने वाले जो भी सर्वेंट हैं या जो एजेंट्स हैं, कोई ड्राइवर काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, कोई भी सर्वेंट, पियोन वगैरह, क्लरिकल स्टाफ काम कर रहा है, जो उस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं सैलरी बेसिस पे या रेम्यूनरेशन बेसिस पे कि आप इतना काम करो, महीने के एंड पे आपको सैलरी मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लिया था, अब उस रेस्टोरेंट के अंदर जो बर्तन धोने वाला है या वेटर है सर्व करने वाला या प्लेटें उठाने वाला है, वो वहां पे एज अ सर्वेंट काम कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टनर हो जाएंगे? वो पार्टनर नहीं होंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ उनको उनका रेम्यूनरेशन, सैलरी या अलाउंस जो भी कहें वो उनको मिलेंगे और उसके बाद उसके ऊपर उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर प्रॉफिट उनके साथ शेयर किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है एज अ रेम्यूनरेशन टू द सर्वेंट्स, तो ये आपका पार्टनर नहीं माना जाएगा, वो लोग पार्टनर्स नहीं कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर? समझ आई चीज आपको? नेक्स्ट देखिए, रिसीट ऑफ अ शेयर बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पार्टनर एज एन्युटी। तो ये मैंने आपको एग्जांपल अभी 2 बार एग्जांपल लेके बताया कि ए जो चाय बनाता था उसकी डेथ हो गई है और अब प्रॉफिट शेयरिंग ए के हिस्से की करी जा रही है उसके विडो और उसके बच्चे के साथ। तो इसके अंदर ऑल दो प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, लेकिन क्या वो ए की विडो और ए का बच्चा फर्म के अंदर पार्टनर्स माने जाएंगे? तो वो पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो यहां पे उनको पार्टनर्स नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखिए, रिसीट ऑफ शेयर बाय अ प्रीवियस ओनर ऑफ द बिजनेस एज अ कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ। अब देखिए, कई बार क्या होता है, सेल ऑफ गुडविल का क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी नाम से कोई बिजनेस चल रहा है, किसी नाम से कोई दुकान चल रही है, अब वो किसी ने पूरी की पूरी खरीद ली, तो वो पर्सन कहता है कि ठीक है, अब मैं बिजनेस नहीं चला रहा, मैं रन नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर रहा, मैंने पूरा तुमको बेच दिया, लेकिन क्योंकि मैंने एक गुडविल, एक नाम, एक प्रतिष्ठा समाज में या पूरे बिजनेस का जो सर्किल है उसके अंदर एक अपनी बनाई थी कि सो एंड सो पर्सन का ये सामान बहुत अच्छा है, तो मेरे नाम से चीजें बिकती थी, राइट? मेरे नाम से चीजें बिकती थी। जैसे आज हम जयपुर का भी एग्जांपल लें तो कई ऐसी दुकानें, जैसे हम मिठाई का एग्जांपल लें तो कई ऐसी मिठाई की दुकानें हैं जो हम नाम लेते हैं कि यहां से मिठाई लाओ तो अच्छी होगी, या यहां से ये पर्टिकुलर चीज लेके आयो तो ये अच्छी होगी। तो इस तरीके की उन्होंने बिजनेस में गुडविल बनाई होती है। तो अगर वो पूरा का पूरा बिजनेस कोई और टेक ओवर करता है, कोई और रन करता है, तो जो पर्सन अपना नाम जो उसने बनाया है या गुडविल बनाई है वो उसके साथ दे रहा है, तो वो कहेगा कि मुझे इतने % उसके अंदर प्रॉफिट में आपके शेयरिंग चाहिए। तो यहां जो प्रॉफिट के अंदर शेयरिंग होगी अपनी गुडविल देने की वजह से, अपना एक बना बनाया नाम आगे देने की वजह से, तो क्या वो पर्सन पार्टनर मान लिया जाएगा? तो वो पर्सन पार्टनर
नहीं माना जाएगा, नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? चारों सर्कमस्टांसेस समझ आई आपको? क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अब जैसा कि हमने जब असेंशियल डिस्कस किए थे हमने पार्टनरशिप के, तो उसके अंदर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एक पार्टनरशिप फर्म होती है वो किसी दूसरी फर्म के साथ पार्टनर नहीं बन सकते। और उसका रीजन क्या बताया था मैंने? क्योंकि एक जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म जो एक होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती या आइडेंटिटी। एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं रखता, एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लॉ कंसीडर नहीं करता उसको। क्लियर? इसी वजह से एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनर नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है, वो आप नोट करिए। केस का नाम है मुंशी राम वर्सेस म्युनिसिपल कमिटी। मुंशी राम वर्सेस म्युनिसिपल कमेटी। ये 1979 का केस है आपका। नाइनटीन 79 का केस है आपका, मुंशी राम वर्सेस म्युनिसिपल कमेटी। इसमें लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, neither it has a separate legal entity. The firm is not a legal person, neither it has a separate legal entity having an independent or distinct existence from its partners. The court held that firm is not a legal person, neither it has a separate legal entity having an independent or distinct existence from its partners. क्लियर? नोट किया आपने? अब आगे चलते हैं हम सेक्शन नंबर 7 और 8 के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं आपको, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म होती है, कोई भी एक पार्टनरशिप क्रिएट होती है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? ड्यूरेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म, किसी भी पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन क्या होती है? तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म दो तरीके से क्रिएट हो सकती है। एक हो सकती है पार्टनरशिप फर्म फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, पार्टनरशिप फर्म क्रिएटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, और दूसरी हो सकती है वेयर द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड। क्लियर? पार्टनरशिप दो तरीके से क्रिएट हो सकती है। एक
वेयर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप इज फिक्स्ड पीरियड, जो एक फिक्स पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई है, या फिर ऐसी पार्टनरशिप जिसका कोई फिक्स टर्म या फिक्स पीरियड नहीं है। क्लियर? समझ आई चीज आपको? अब यहां देखिए, जो आपकी इस तरीके की पार्टनरशिप होती है जिनका ड्यूरेशन या टर्म्स फिक्स नहीं होता, जो फिक्स पीरियड के लिए नहीं होती, ये आपकी कहलाती हैं पार्टनरशिप एट विल। क्लियर? समझ आई चीज आपको? जो आपकी पार्टनरशिप जिनका कोई फिक्स पीरियड या फिक्स टर्म नहीं होता, वो आपकी कहलाती है पार्टनरशिप एट विल। और ये आपकी है सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कंटेंट। एक बार हम प्रोविजन रीड करते हैं तो देखिए, सेक्शन 7 में क्या लिखा है? वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप एट विल। तो अगर कोई भी ऐसी पार्टनरशिप क्रिएट करी जाती है पर्सन्स के द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा, जिसके अंदर उनका टर्म फिक्स नहीं है, कोई पीरियड फिक्स नहीं है कि वो कितने टाइम के लिए क्रिएट करी गई है या कितने टाइम तक रहेगी, या फिर उनका टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन भी क्लियर नहीं है उसके अंदर कि कब ये फर्म खत्म कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, तो इस टाइप की जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो कहलाती है आपकी पार्टनरशिप एट विल। क्लियर? और क्योंकि ये कोई फिक्स पीरियड के लिए नहीं होती है, या फिर ये कब खत्म होगी, कब डिटरमाइन होगी, ये डिसाइडेड नहीं होता, तो इसलिए इस टाइप की पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना, ये डिटरमाइन करना इजी होता है, इजीली डिसॉल्वेबल होती है, क्योंकि कोई टाइम ही डिसाइडेड नहीं है कितने टाइम के लिए बनाई गई है या किस टाइम इसको डिसॉल्व किया जाएगा, तो ये इजीली डिसॉल्व करी जा सकती है। क्लियर? तो अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये पार्टनरशिप एट विल के। तो आप अपना सेक्शन 32 निकालिए एक बार, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक पार्टनरशिप एट विल के? तो आपका सेक्शन 32 बोलता है अ पार्टनर ऑफ अ फर्म एट विल, अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल कैन रिटायर एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस टू रिटायर टू हिज को पार्टनर्स। क्योंकि इसका कोई फिक्स पीरियड ही नहीं है, कोई फिक्स टर्म ही नहीं है, कभी डिटरमाइन करी जाएगी कुछ नहीं पता, इसलिए किसी भी पार्टनर को अगर रिटायर होना है तो वो केवल नोटिस देगा अपने को पार्टनर्स को किसी भी वक्त, और नोटिस देके वो इजीली रिटायर हो जाएगा जब पार्टनरशिप एट विल है। ये आपका सेक्शन 32 के अंदर बोला गया है। क्लियर? 32 के बाद देखिए आप सेक्शन नंबर 43 निकालिए। सेक्शन 43 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 43 आपका क्या बात करता है? 43 बोलता है अ पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस टू डिसॉल्व टू द फर्म टू को पार्टनर्स। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप एट विल का कोई भी फिक्स पीरियड नहीं होता, कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता कि कब तक ये रहेगी या किस टाइम ये डिसॉल्व करी जाएगी या डिटरमाइन करी जाएगी, इसलिए एज पर सेक्शन 43 एक पार्टनरशिप एट विल जो होती है उस फर्म को आप कभी भी नोटिस देके डिसॉल्व कर सकते हो। क्लियर? समझ आया आपको? अब आप निकालिए सेक्शन 17 पार्टनरशिप एट विल से रिलेटेड जो जो प्रोविजन है हम एक बार वो डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 17 का क्लॉज बी निकालिए आप।
सेक्शन 17 का क्लॉज बी बोलता है कि व्हेन अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स पीरियड एंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड विदाउट मेकिंग एनी फ्रेश अग्रीमेंट द पार्टनरशिप इज कंटिन्यूड बाय द कंसेंट द पार्टनरशिप विल बी पार्टनरशिप एट विल। ये लिखा है प्रोविजन में। तो बेसिकली अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करी गई है फॉर 1 ईयर पीरियड, कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करी गई है फॉर अ पीरियड फॉर अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर, लेकिन जब 1 साल पूरा हो जाता है उसके बाद कोई फ्रेश एग्रीमेंट या फ्रेश डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जाता, फ्रेश पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती, लेकिन सारे पार्टनर्स की कंसेंट से उस पार्टनरशिप को आगे चलने दिया जाता है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। तो 1 साल तक तो रहेगी वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी कि एक फिक्स पीरियड के लिए थी 1 साल की, और उसके बाद जो वो चलेगी 1 साल के बाद, तो वो पार्टनरशिप बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल। समझ आई चीज आपको? क्लियर? तो देखिए, जब भी कोई ऐसी पार्टनरशिप है जिसका टर्म या पीरियड जिसके लिए वो बनाई गई है वो डिसाइडेड है, या फिर इसको कब डिसॉल्व किया जाएगा, कब इसको खत्म किया जाएगा, ये डिसाइडेड है, वेदर रिटर्न फॉर्म में या फिर कंसेंट से, इंप्लाइड तरीके से, किसी भी तरीके से डिटरमाइन कर रखी है आपने ये चीजें, तो वो आपकी पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाएगी। ठीक है? इसी तरीके से अगर कोई पार्टनरशिप ऐसी है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या पर्टिकुलर सीजन के लिए चलाई जा रही है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आम है, तो आम आपको पता है गर्मी के सीजन में आते हैं, 2-3 महीने आते हैं, उसके बाद वो पूरे महीने चले जाते हैं। तो अगर कुछ लोग इस तरीके की पार्टनरशिप में एंटर करते हैं विच इज रिलेटेड टू मैंगो, जैसे मान लीजिए कि वो आम का जूस बेचने का ही कोई अपना छोटा सा रेस्टोरेंट है, किसी टाइप की चीज खोलते हैं जहां पे वो आम का जूस बेचेंगे, और इसमें वो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। ठीक है? तो उनको पता है कि ये पार्टनरशिप जो एंटर करी है हमने, ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने चलेगी गर्मी के मौसम में, क्योंकि उसके बाद आम आना बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो पार्टनरशिप होगी जो कि एक फिक्स पीरियड के लिए, और पता है कि एक निश्चित समय के बाद ये खत्म होनी ही होनी है, ये आपकी पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है? या फिर पार्टनरशिप करिए आपने कोई फिक्स्ड अंडरटेकिंग या वेंचर के लिए, फॉर एग्जांपल हमने पार्टनरशिप करी कि हम सब मिलके इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे, या फिर हम सब मिलके इस घर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब इस घर के अंदर नल की फिटिंग आप करोगे, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग आप करोगे, बाकी जो कंस्ट्रक्शन ईंटों का होगा, सीमेंट का, वो मैं करूंगा। ठीक है? इस टाइप से हमने पार्टनरशिप करी इस घर को बनाने की। तो क्योंकि हमें पता है कि ये घर जब तक बन रहा है तब तक हमारी पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी, और जब ये घर बन जाएगा, हमारा ये अंडरटेकिंग या वेंचर जो एक प्रोजेक्ट है ये बन के खत्म हो जाएगा, तो वहां हमारी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस केस में ये जो पार्टनरशिप है जिसमें ये लोग एंटर करेंगे, ये पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि इनको पता है कि जब ये घर बन के पूरा हुआ तो ये पार्टनरशिप डिटरमाइन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो समझ आइए आपको पार्टनरशिप एट विल क्या होता है। अब आइए आप आपके सेक्शन नंबर 8 पे, जो बेसिकली बात करता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में। देखिए सेक्शन 8 क्या बोलता है? अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। देयर कैन बी अ पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर। द पार्टनरशिप नीड नॉट बी ऑफ परमानेंट नेचर। क्लियर? तो मैंने अभी अभी आपको जो एग्जांपल लेके बताया कि पार्टनरशिप जरूरी नहीं है कि परमानेंट नेचर की हो, वो एक टेम्परेरी नेचर की भी हो सकती है, और वो एक टेम्परेरी अंडरटेकिंग या वेंचर या किसी प्रोजेक्ट के लिए भी की जा सकती है। तो जो मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल लेके बताए, आम का जूस बेचने की अगर पार्टनरशिप करते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए होती है, महीने 2 महीने के लिए, जब तक आम आ रहे हैं फिर खत्म हो जाएगी वो, या फिर घर या कोई बिल्डिंग बनाने की पार्टनरशिप आपस में करी है ना, और उनको पता है कि ये घर बनेगा, एक टेम्परेरी फेज है जब तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी, और जैसे ही हमारा ये वेंचर अंडरटेकिंग या प्रोजेक्ट खत्म हुआ, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके की जो पर्टिकुलर
पार्टनरशिप होती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर अंडरटेकिंग या वेंचर एडवेंचर्स के लिए, वो आपकी कहलाती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर? और ये आपका सेक्शन 8 के अंदर दिया हुआ है। ओके, तो बेसिकली चीज़ आपको समझ आ गई। टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट नेचर की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप हमेशा परमानेंट नेचर की होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए भी हो सकती है, पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकती है, पर्टिकुलर किसी वेंचर या अंडरटेकिंग के लिए हो सकती है। क्लियर? समझ आई चीज़ आपको? तो अगर हम अब देखें कि सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंदर क्या डिफरेंस है। सेक्शन 7 में हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप एट विल, राइट। सेक्शन 8 में हमने क्या पढ़ा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब हम इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस देखें तो आप बताइए क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो सकता है कि आपका जो पार्टनरशिप एट विल है, इसके अंदर कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है कि ये पार्टनरशिप कितने समय के लिए की जा रही है या कब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। कोई फिक्स पीरियड डिटरमाइन नहीं किया जाता कि कब ये खत्म होगी, कितने टाइम पीरियड के लिए है, कितने टाइम पीरियड के लिए नहीं है। और ऑन द अदर हैंड जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है वो बेसिकली एक फिक्स टाइम पीरियड या एक फिक्स्ड प्रोजेक्ट या वेंचर के लिए करी जाती है। मतलब वहाँ पे पार्टनरशिप में एंटर करते टाइम ही पता होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेरी टाइम के बाद ये पार्टनरशिप खत्म हो जानी है और आपका काम पूरा हो जाना है। क्लियर? दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी थी कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने बनाई है और उस पीरियड का टाइम खत्म हो गया और उसके बाद भी वो कंटिन्यू चले जा रही है, तो जब वो पीरियड खत्म हुआ और उसके बाद विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स वो चले जा रही है, तो फिर वो क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। वो पार्टनरशिप एट विल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? बाकी जो हमने चीज़ें पढ़ी है उसमें आपको भी कोई अगर डिफरेंस ध्यान आता है तो आप भी लिख सकते हो, बट बेसिकली इसके अंदर ये डिफरेंस होते हैं। क्लियर? आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 8 तक। कल हम सेक्शन 8 से आगे चलेंगे, सेक्शन 9 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबको तो क्लास में समझ आया ही होगा और आप लोग जो ऑनलाइन इस लेक्चर को देखेंगे आपको भी हेल्पफुल रहेगा। ये हमारी फ्री लेक्चर सीरीज़ है जो हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे सारी की सारी, और इसके अंदर जितने भी माइनर एक्ट्स हैं हम ट्राई करेंगे वो सारे के सारे कवर कराएं और जितना अच्छे से हो सके कंसेप्ट वाइज या जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताएं। अभी हमने इसकी स्टार्टिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करी है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से करी है। इसके बाद हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट कराएंगे और जो दूसरे माइनर एक्ट्स आपके हैं वो सब हम कोशिश करेंगे कि आपके यूट्यूब पे अपलोड कर सकें। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। कल दोबारा एक नया वीडियो आएगा सेक्शन 9 और उससे आगे। आप इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और अपनी तैयारी करिएगा। थैंक यू सो मच।